हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स सर में। और इस वीडियो में हम हमारा जो क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा छठा अध्याय है, कौन सा, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हमारा जो छठा अध्याय है क्लास 8 मैथ्स का क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। मतलब कि इस अध्याय में हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास बातें हैं उन सभी की डिस्कस हम इसी एक वीडियो में करने वाली है, ताकि आप जब भी इस अध्याय के जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बिल्कुल इस पाठ का जो सार है, बिल्कुल इस पाठ का जो बेसिक है, हमारा जो नॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंट्रोडक्शन वीडियो और सॉल्यूशंस वीडियो आगे भी लाते रहते हैं। तो आज का हमारा अध्याय है घन और घनमूल। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि घन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास अध्याय का नाम क्या है, घन और घनमूल। इस अध्याय में हमारे पास, इस अध्याय के नाम में हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं। कौन सी, एक तो घन है और एक हमारे पास घनमूल है। ठीक है, इसके हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट होने वाले हैं इस अध्याय के। एक में तो हमारे पास क्या है, घन है, और दूसरे में हमारे पास क्या है, घनमूल है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि घन क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि घन क्या होता है। आपने सुना होगा घन क्या होता है, हमारे पास एक आकृति होती है। ठीक है, ज्यामिति में हमारे पास, जियोमेट्री में हमारे पास एक आकृति होती है। कौन सी होती है, घन होती है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, घन होता है। ज्यामिति में हमारे पास जो आकृति होती है, कौन सी, घन, वो होती है। ठीक है, वो कैसी आकृति होती है, तो वो हमारे पास एक 3D में आकृति होती है, मतलब कि तीन विमाओं में। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या घन है, जिसकी सभी भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, घन की हमारे पास सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होता है, घन होता है। 3D में आकृति होती है, तो मतलब कि 3D में आकृति है तो ठोस तो होगी, क्योंकि हमारे पास अगर 3D में आकृति है वो ठोस तो होगी। ठीक है, ये तीन विमाओं की हमारे पास आकृति होती है, कौन सी होती है, घन होती है। ये हमारे पास आकृति होती है घन की। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति में ये क्या होती है, घन की आकृति होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये घन की है, हमारे पास यहाँ पे आकृति है। लेकिन हम अब जब अंक गणित पढ़े या फिर बीज गणित पढ़े, तब वहाँ पे घन का मतलब कुछ और ले लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बीजगणित या फिर अंकगणित, हमारे जो गणित की संख्या है उन्हें हम देखें, तो हमारे पास घन का मतलब क्या होता है, कुछ और ले लिया जाता है। जैसे कि क्या, अगर हमारे पास कोई मतलब कि नंबर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर डिजिट है, नंबर है, उसी संख्या का, उसी का 3 बार हमने गुणा कर दिया, एक संख्या का हमने 3 बार उसी संख्या से गुणा कर दिया, तो वो संख्या, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा घन। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 2, ठीक है, इसका हमने ऐसी संख्या से, मतलब कि 2 × 2 × 2, इसका ऐसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब, मतलब कि 2 का घन, 2 का घन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। 2 × 2 × 2, ये क्या बन चुका है, 2 का घन बन चुका है, क्योंकि हमने एक संख्या को, हमारे पास कौन सी 2, इसका हमने इस बार इस प्रकार से 3 बार गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अंकगणित, बीजगणित, हमारे पास जो गणित की शाखाएं हैं उनमें हमारे पास घन का मतलब हम ये लेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जब हम ज्यामिति पढ़ेंगे, जियोमेट्री पढ़ेंगे, तब हमारे पास घन की आकृति ये होती है। ठीक है, तब हमारे पास ये घन होता है। लेकिन अब हमारे पास अंकगणित या फिर बीजगणित अब हम पढ़ेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे घन से मतलब ये होता है, एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमारे पास क्या बनता है, उसका घन बनता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, तो अब इसका घन क्या हो जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 का 2 से 8, मतलब कि 2 का घन हमारे पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। और इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि 3 का घन कितना होता है। ठीक है, 3 का घन, तो 3 का घन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 3 × 3, मतलब कि कितना आ जाएगा, 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27, मतलब कि 3 का क्यूब अगर हमसे कोई पूछे तो वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। घन का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। एक संख्या हमें ले लेनी है, कोई संख्या हमें पूछे, ठीक है, एक संख्या का उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, हमारे पास घन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। घन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम क्यूब कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है घन। तो आपको 1 से 20 तक तो घन आसानी से याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक तो आपको घन याद होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने 1 से 20 तक यहाँ पे घन लिख देता हूँ। ठीक है, वो आप अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा आसान लगने लग जाए। जब आपको घन याद होंगे तो आपको थोड़ा आसान सा हमें यहाँ पे चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब, ठीक है, 1 × 1 × 1, इसका हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होता है, कितना होता है, एक ही होता है। एक को चाहे आप कितनी भी मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। उसी प्रकार से 2 का घन, मतलब कि 2 × 2 × 2, तो हो जाता है हमारे पास 8। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 का घन, तो 3 का घन 3 × 3 × 3, ठीक है,
इसे हम एक और प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, आधार हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम है, तो इसकी पावर से हमारे पास ऐड हो जाती है, हमारे पास रूल होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 3 की क्यूब, जैसे कि इस प्रकार से 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 27। इसी प्रकार से हम 4 की क्यूब, ठीक है, 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 64। 5 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 5 की क्यूब हो जाएगी 125। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। 6 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 216, ठीक है। और 7 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी, 7 की क्यूब 343। 8 की क्यूब हो जाएगी हमारे पास 512, ठीक है। 9 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 729 और 10 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 1000। इसी प्रकार से 11 की क्यूब 13, 31, 12 की क्यूब 17, 28 और 13 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 21, 97। इसी प्रकार से 14 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 27, 44, ठीक है। 15 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 33, 75, ठीक है। इस प्रकार से आपको 20 तक तो क्यूब आपको इस संख्याओं की आसानी से याद होनी चाहिए, ठीक है। 20 तक तो आपको क्यूब याद कर ही लेनी है। तो 15 की क्यूब हमारे पास होगी 33, 75। 16 की क्यूब हम देखें तो वो होगी हमारे पास 4096, ठीक है। 17 की क्यूब हम देखें तो वो होगी हमारे पास 49, 13। उसी प्रकार से 18 की क्यूब हम देखें तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5832। 19 की क्यूब हम देखें तो 19 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 68, 59, ठीक है। 68, 59 और 20 की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 8000, ठीक है, 8000। अगर आपको क्यूब याद होगी, ठीक है, क्यूब याद होगी तो आपको चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्यूब होती है, वो याद करनी हमारे पास थोड़ा काम क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर आप पहले इन सारी क्यूब्स को याद कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर क्या लगेगा, बिल्कुल ही आसान लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, घन के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई संख्या होती है, ठीक है, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास क्या बनता है, उसका घन बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने 2 का 2 से इस प्रकार से 3 बार इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 3 का हमने 3 बार गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया, 27 आ गया। ये जो आगे हमारे पास जो संख्याएं आ रही है, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें जो संख्या, एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, जैसे कि 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास घन संख्याएं। घन संख्याएं मतलब कि क्यूब नंबर्स। जैसे कि ये हमारे पास संख्या है, 1 है, 8 है, ठीक है, 27 है और 64 है। ये सभी क्या होती है, किसी का घन होती है, किसी न किसी का। जैसे कि 1 किसका घन है, वो 1 का है। जैसे कि 8 किसका घन है, तो वो है 2 का। 27 किसका घन है, वो है 3 का। 64 किसका घन है, वो है 4 का। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और उनका गुणा करने पर, 3 बार गुणा करने पर हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है, हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होती है वे सभी क्या कहलाती है, वे सभी हमारे पास कहलाती है घन संख्याएं, क्यूब नंबर, ठीक है। घन संख्याएं या फिर क्यूब नंबर, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, क्यूब नंबर कहते हैं। ये हमारे पास होती है घन संख्या। ये हमारे पास एक घन संख्या, ये घन संख्या, ये घन संख्या, ये सभी क्या है, घन संख्याएं हैं, ठीक है। एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होती है वे सभी क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर कर लेना है। और ये संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्याएं भी कहलाती है। घन संख्या का एक और नाम भी होता है, कौन सा, पूर्ण घन संख्या। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्ण घन संख्या। और कभी कभी इसको पूर्ण घन भी कह दिया जाता है। पूर्ण घन का मतलब पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो कभी कभी इसे पूर्ण घन भी कह दिया जाता है। हमारे पास चैप्टर में हमारे पास कई बार हमारे पास यहाँ पे नाम आएगा पूर्ण घन संख्या, घन संख्या, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या है, एक ही है। एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त हो रही है वे सभी क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है। और इनका इस प्रकार से गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। एक संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होगी वे संख्याएं क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है, पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है, पूर्ण घन कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ही बात होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 8, हमारे पास यहाँ पे एक संख्या है, ठीक है। तो 8 क्या है हमारे पास, 8 होती है सम संख्या। 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है।
तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास कोई सम संख्या है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे कि हमारे पास 10 क्या है, सम संख्या है, तो इसका क्यूब मतलब कि इसका घन भी क्या होगा, सम संख्या होगा। 12 क्या है, सम संख्या है, तो इसका घन भी क्या होगा, सम संख्या होगा। और अगर हमारे पास कोई विषम संख्या है, जैसे कि 11 है विषम संख्या, 13 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 7, तो इनका क्यूब भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 का क्यूब एक विषम संख्या, 9 का क्यूब एक विषम संख्या, 11 का क्यूब एक विषम संख्या। इस प्रकार से ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या एक प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है। उनकी डेफिनेशन भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इनका जिक्र हमारे पास इसकी प्रश्नावली में, इस चैप्टर में हमारे पास जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उनमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपको बस केवल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हार्डी रामानुजन संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हार्डी रामानुजन संख्याएं क्या होती है, ठीक है। हार्डी रामानुजन संख्या, ये नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो हार्डी और रामानुजन के हैं दो हमारे पास यहाँ पे क्या वैज्ञानिक है, ठीक है। हार्डी और रामानुजन दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने किस संख्याओं का आविष्कार किया, उन्होंने एक किन्हीं संख्याओं का आविष्कार किया जिनका नाम क्या पड़ गया, हार्डी रामानुजन संख्या पड़ गया, ठीक है। हार्डी एक अलग वैज्ञानिक था, रामानुजन एक अलग वैज्ञानिक था, ठीक है। दोनों ने एक प्रकार की संख्याओं का आविष्कार किया जिन्हें क्या कहा गया, हार्डी रामानुजन संख्या कहा गया। वे संख्याएं क्या होती है, तो अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई हार्डी रामानुजन संख्या है, तो मतलब क्या हुआ कि वह संख्या किन्हीं भी दो प्रकार के घनों के योग के रूप में व्यक्त की जा सकती है। हमारे पास अगर कोई हार्डी रामानुजन संख्या है, ठीक है, तो उसे हम किसी दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकती हैं। तो वो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास पहली हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, सबसे छोटी हमारे पास हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, 1729। इसे हम दो घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो वो कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि इसे हम या तो एक प्रकार से तो लिख सकते हैं 1 की क्यूब और 12 की क्यूब, ठीक है। इनका अगर हम योग करेंगे, इनका हम ऐड करेंगे, तब भी हमारे पास कितना आएगा, 1729 आएगा। कैसे आएगा, तो 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, ठीक है। इनका ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आ रहा है, 1729, जो कि हमारे पास यहाँ पे 1729 संख्या, ठीक है। तो एक प्रकार से तो हमने इसे ऐसे व्यक्त कर दिया। हमारे पास 1729 हार्डी रामानुजन संख्या, मतलब इसका क्या हुआ कि इसे हम दो प्रकार से घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक प्रकार से तो हमने ऐसे व्यक्त कर दिया, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। एक हम इसे ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, 1729 को 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो घनों के योग के रूप में इसे हमने व्यक्त कर दिया दो विभिन्न प्रकारों से, ठीक है। तो 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब होती है हमारे पास 1000। इनका योग करेंगे तब हमारे पास कितना आ रहा है, 1729, ठीक है, जो कि क्या हमारे पास 1729 हार्डी रामानुजन संख्या। तो ये हमारे पास क्या होती है, पहली हार्डी रामानुजन संख्या, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या, ठीक है। इसके बाद तो आगे संख्याएं कितनी भी हमारे पास हो सकती हैं, बहुत संख्याएं होती हैं हार्डी रामानुजन संख्या। मतलब कि वह संख्या जिसे दो घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। वह संख्या जिसे दो घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से, जैसे कि एक तो हमने इसे ऐसे व्यक्त किया और एक हमने इसे ऐसे व्यक्त किया, ठीक है। एक संख्या जिसे हम दो घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि एक आप और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम एक और उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि 4104, ये भी एक हार्डी रामानुजन संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसे हम दो घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं। 2 की क्यूब, एक तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की क्यूब और 16 की क्यूब, ठीक है। और एक इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की क्यूब और 15 की क्यूब के रूप में भी। एक संख्या है 4104, इसे हम दो घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से, पहला प्रकार ये, दूसरा प्रकार इस प्रकार से हम इसे दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 की क्यूब 8, 16 की क्यूब हमारे पास कितनी होती है, 16 की क्यूब होती है हमारे पास 4096, ठीक है। इनका योग करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 4104। उसी प्रकार से 9 की क्यूब 729, 15 की क्यूब 3375, ठीक है। इनका ऐड करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 4104 आएगा। मतलब कि इस संख्या को 4104 को हमने दो घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर दिया। तो यह होती है हमारे पास हार्डी रामानुजन संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास अध्याय में क्या है, आगे हमारे पास है घन संख्याओं के कुछ रोचक प्रतिरूप, या फिर हम कह सकते हैं घन संख्याओं के क्यूब नंबर्स के हमारे पास कुछ रोचक गुणधर्म है, ठीक है, उनके हमारे पास कुछ गुणधर्म है। तो वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं, ताकि आपको
प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो करते समय कोई दिक्कत ना है, ठीक है, तो वो भी हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं घन संख्याओं के कुछ रोचक प्रतिरूप, ठीक है। तो पहला हमारे पास रोचक प्रतिरूप या फिर आप कह सकते हैं घन संख्याओं का पहला हमारे पास गुणधर्म क्या है कि क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। क्रमागत विषम संख्याएं पहले हम ले लेती हैं, मतलब कि पहले विषम संख्या उसके बाद दूसरी फिर तीसरी, इस प्रकार से हम विषम संख्याओं पहले ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि इनसे हमारे पास क्या गुणधर्म बनता है। तो पहले हमारे पास विषम संख्या कौन सी होती है, एक, तो वो हमने ले ली। एक का मतलब क्या हो जाएगा, एक की क्यूब, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब हमने आगे की दो विषम संख्या ले ली, एक के बाद आगे की विषम संख्या, एक के बाद दूसरी विषम संख्या कौन सी है, वो होती है हमारे पास 3, ठीक है, 3 + 5, ठीक है। पहले हमने आगे की दो विषम संख्याएं और ले ली क्रमागत, 3 के बाद जस्ट 3 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या कौन सी है, 5 है, तो इनका ऐड हमने कर दिया, तो इनका योग कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि क्या है, 2 की क्यूब है। इसी प्रकार से हमने आगे की 3 विषम संख्याएं और ले ली, आगे की क्रमागत 3 विषम संख्याएं, मतलब कि 5 के बाद विषम संख्या कौन सी, 7, 7 के बाद कौन सी, 9, 9 के बाद कौन सी, 11, इनका योग किया तब हमारे पास क्या आएगा, तो 7 और 9 हमारे पास हो गए 16, और 16 और 11 हमारे पास हो गए 27, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 27, जो कि क्या है, 3 की क्यूब है। इसी प्रकार से हमने आगे की 4 विषम संख्याएं ले ली क्रमागत, जैसे कि 11 के बाद में हमारे पास विषम संख्या आ रही है 13, फिर 15, ठीक है, फिर हमारे पास आ रही है 17, फिर हमारे पास आ रही है 19, इनका योग करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 64, जो कि क्या है, 4 की क्यूब है। इस प्रकार से आगे से आगे चलता जाएगा, ठीक है। पहली विषम संख्या मतलब कि 1 का क्यूब, उसके बाद पहली विषम संख्या के अलावा जो हमारे पास 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका योग मतलब कि 2 की क्यूब, उसके बाद आगे की 3 विषम संख्याओं का योग मतलब कि 3 का क्यूब, ठीक है। क्रमागत का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कि 1 के बाद विषम संख्या कौन सी, 3, 3 के बाद कौन सी, 5, ये क्या होता है, क्रमागत होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक तो विषम संख्या ले ली 3 और एक हमने ले ली 11, हमने ऐसा नहीं करना है, हमें क्या लेना है, क्रमागत विषम संख्या लेनी है। तो ये पैटर्न आगे से आगे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला गुणधर्म घन संख्याओं का, कि क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में हम किसी घन संख्या को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। घन संख्या क्या होती है मैंने आपको बता दिया, एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, ठीक है, 64 हो गया, 27 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, ये सभी क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है, क्यूब नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे पहला गुणधर्म, और अब हम बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा गुणधर्म है उसकी ओर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा गुणधर्म या फिर दूसरा रोचक प्रतिरूप क्या है कि घन और उनके अभाज्य गुणनखंड, इनके बीच में हमारे पास एक रोचक प्रतिरूप होता है, रोचक हमारे पास गुणधर्म होता है, वो क्या होता है वो आप जान लीजिए। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, तो अगर उसका घन करेंगे तो हमारे पास उस संख्या से क्या होगी, तिगुने हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। किसी संख्या के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 3 बार आता है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4, ठीक है, 4 के पहले तो हम आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 × 2, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब 4 का घन करेंगे, 4 का घन कितना होता है, वो होता है 64। अब इसके अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, ठीक है। इस प्रकार से 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, ठीक है, 8 का 2 से 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गए, 64 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमने कोई संख्या ले ली, ठीक है, उसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमने इस संख्या का क्यूब ले लिया, ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, उसके भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। यहाँ तक तो आपको क्या समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, तो उसके घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 3 बार आता है। मतलब कि किसी संख्या का अगर हम घन करते हैं तो उसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास 2 × 2, ठीक है, 2 क्या है, 2 बार है, इतना आपको क्लियर है। किसी संख्या के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आ रहा है, मतलब कि 2 भी क्या है, 3 बार है, ये 2 भी क्या है, 3 बार है। इस प्रकार से एक संख्या है जिसका हमने घन किया है, ठीक है, एक संख्या है 4 हमारे पास है, इसका हमने घन किया है, तो इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तब तो 2 × 2, मतलब कि अब 2 भी क्या आएगा, 3 बार आएगा इसके घन में, ठीक है। फिर ये वाला 2 भी क्या आएगा, 3 बार आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 का घन हमारे पास क्या है, 64 है, तो इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या 3 बार आ रहा है। ऐसे हम और संख्या ले लेते हैं, आपको और ये समझ नहीं आ रहा तो जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 5 ही आएगा, 5 × 1,
ऐसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके क्या है, घन संख्या लेते हैं, ठीक है। 5 का घन हम करते हैं, ठीक है। तो 5 का घन कितना आएगा, 5 5 25, 5 125, ठीक है। मतलब कि 5 के घन में 125 में प्रत्येक है भाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 बार आएगा। मतलब कि 5 यहाँ पे क्या है, 3 बार है, जिसकी आप कैसे कह सकते हैं 5 × 5 × 5, ये क्या हो जाएंगे 125 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 5 5 25, 25 5 125। कोई संख्या है तो उसके घन में, ठीक है, कोई संख्या है जैसे कि हमने ले ली 5, तो उसके घन में, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। मतलब कि 5 का 3 बार, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, कोई संख्या है तो उसके घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। जैसे कि 2 भी 3 बार, ये 2 भी 3 बार, इस प्रकार से। आप एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 8, ठीक है। हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, अब 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम 8 की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके घन में 8 का घन कितना होता है, 8 का 8 से मल्टीप्लाई, 8 का 8 8 64, 64 8 512। अब इसके घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 बार आएगा। मतलब कि ये 2 भी 3 बार, ये 2 भी 3 बार, ये 2 भी 3 बार, इस प्रकार से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि 2 की क्यूब आएगी इसके अभाज्य गुणनखंड में, 2 की क्यूब फिर से आएगी और 2 की क्यूब फिर से आएगी। मतलब कि 2 × 2 × 2, एक तो ये आएगा, फिर से ये आएगा 2 × 2 × 2, और फिर से आएगा 2 × 2 × 2। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 512 आएगा। मतलब कि कोई संख्या है जैसे कि हमारे पास 8, तो उसके घन में, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरा इसका रोचक प्रतिरूप है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे गुणधर्म है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो इस गुणधर्म से आप एक ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई घन संख्या है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई घन संख्या है जैसे कि 512 घन संख्या है, ठीक है, 512 घन संख्या, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए। अगर 3 बार नहीं है तो वो घन संख्या नहीं हो सकती, अगर 3 बार है तो वो घन संख्या है। जैसे कि आप देख लीजिए, 512 हमारे पास अगर घन संख्या है, 512 अगर हमारे पास कोई घन संख्या है तो उसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 क्या है, 3 के ग्रुप में है। जैसे कि ये भी हमारे पास 3 के ग्रुप में है, ये 2 भी हमारे पास 3 के ग्रुप में है, ये 2 भी हमारे पास 3 के ग्रुप में है। जैसे कि मैं आपके सामने एक और उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है, इससे हमारे पास ये भी निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। ये गुणधर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 343, ठीक है, 343 है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 7 7 49, 49 7 343, ठीक है, ये हमारे पास हो गई 343। अगर 343 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसके लिए आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए। जैसे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो वो क्या है, 3 के ग्रुप में है। अगर हमारे पास कोई संख्या 216, अगर ये घन संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या आनी चाहिए, 3 बार आनी चाहिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216। मतलब कि 216 की ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई संख्या घन संख्या है, ठीक है, अगर ये संख्या घन संख्या है तो इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। जैसे कि ये भी तो 3 बार आ रहा है, 2 × 2 × 2 3 बार आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इस प्रकार से 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, तो आप उसके क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब आपको ये देखना है कि इसमें प्रत्येक संख्या 3 3 के ग्रुप में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि यहाँ पे 2 × 2 × 2 का एक ग्रुप बन रहा है, 3 × 3 × 3 का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, प्रत्येक संख्या क्या है, 3 3 के ग्रुप में है, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या, या फिर क्या कहलाएगी, घन संख्या कहलाएगा, क्यूब नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। ये जो हमारा दूसरा आपका जो गुणधर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने दूसरा गुणधर्म किया था उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ प्रश्न भी हैं, ठीक है। हमारे पास प्रश्नावली में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसका आपका एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 72, ठीक है, 72। अब हमें ये पूछ लिया जाए कि इस संख्या को किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। हमारे पास एक संख्या है 72, इसे हम किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है
तो उसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 3 3 के ग्रुप में आना चाहिए, मतलब कि 3 बार आना चाहिए। तो इसके हमने क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, तो पहले तो इसका भाग जाएगा 2 से, ठीक है, 2 का 3 यहाँ पे आ जाएगा, एक हमारा बच गया और 2 ऊपर से उतारा तो 12, तो मतलब कि 6 दूनी 12। फिर इसका जाएगा 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8, फिर 2 से 9, फिर जाएगा 3 से, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आएगा 3 यहाँ पे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, क्या आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे किसके, 72 के, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो पहले तो आपको क्या कर लेनी है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेनी है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको देखना है कि इसमें प्रत्येक संख्या 3 के ग्रुप में है या नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन 3 इंटू 3 हमारे पास यहाँ पे बच गया। एक अगर हमारे पास 3 और होता मल्टीप्लाई में तब तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बन चुका होता, ठीक है। हमें यहाँ पे इस 3 3 के इस प्रकार से ग्रुप बनाने हैं, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। मतलब कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि वह संख्या क्या होगी, 3 होगी, जिसको 72 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इधर वाली साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर वाली साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बन चुका है, ठीक है। एक तो हमारे पास 3 इंटू 3 और एक हमारे पास 3 ये रहा, ठीक है। एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, 2 हमारे पास ग्रुप बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 का, ठीक है। 2 हमारे पास ग्रुप बन गए, ठीक है। इस प्रकार से अब ये संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। 72 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6 7 ये 21, ठीक है। मतलब कि हमारे पास 216 क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। 72 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 216 क्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। एक तो इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं, एक आपके सामने एक और तरीके से भी प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया गुणा करके पूर्ण घन संख्या बनाना। एक हम भाग दे के भी पूर्ण घन संख्या बना सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई संख्या 135, ठीक है। अब हमें ये पूछ लिया जाए कि इस संख्या को किससे भाग करें कि हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। पहले वाले में हमने क्या किया था, किसी संख्या का गुणा किया था, तब हमारे पास एक संख्या पूर्ण घन संख्या बन रही थी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, कोई संख्या का भाग देना है और भाग देकर हमें एक पूर्ण घन संख्या बना लेनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके पहले तो हमने वही काम कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, मतलब कि इसमें 3 का भाग तो जाएगा, तो 3 हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पहले जाएगा 4 पर, ठीक है, 1 बच गया, 1 और 5 15, मतलब कि 5। फिर से इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 5 दिए 15, ठीक है। फिर से इसमें जाएगा 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसके 135 के। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर ये संख्या पूर्ण घन संख्या है तो इसमें प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 का एक तो ग्रुप बन रहा है, लेकिन 5 हमारे पास यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है। इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, तो अगर हम 5 से इसका डिवाइड कर दें, 5 से इसमें भाग कर दें, ठीक है, तो ये 5 से 5 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ये संख्या क्या आ जाएगी, 3 बार आ जाएगी। तो वही तो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस संख्या को हमें 5 है यहाँ पे, इसका 5 से हमें भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 हमें यहाँ पे से हटाना है, तभी तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो इधर वाली साइड 5 से भाग किया है, तो इधर वाली साइड भी 5 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से ये 5 से 5 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच गया 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका भाग करेंगे 135 में 5 का, तो 5 दूनी 10, 3 और 5 35, मतलब कि 7। तो मतलब कि ये क्या बन गई हमारे पास 27, एक क्या बन गई, पूर्ण घन संख्या बन गई। हमारे पास संख्या थी 135, इसे हमने किसी संख्या से भाग करना है और पूर्ण घन संख्या बनाना है, ठीक है। वो संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो संख्या एक्स्ट्रा होगी उसका इसमें से भाग कर देंगे, तो मतलब कि वो संख्या यहाँ से हमारी गायब हो जाएगी और जो हमारी संख्या बच जाएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। तो इन 2 प्रकारों से हमारे पास इस प्रश्नावली में प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, कौन सा, घनमूल, ठीक है। अब तक तो हमारा यहाँ पे क्या चल रहा था, घन चल रहा था। अब हम जान लेते हैं कि घनमूल क्या होता है, ठीक है। तो वो भी हम जान लेते हैं। तो घनमूल क्या होता है, घनमूल जैसे कि आपने वर्गमूल पढ़ा था वैसे ही क्या होता है, घनमूल होता है, बिल्कुल सिमिलर सा होता है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है। घनमूल क्या होता है, जिस घन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। घन करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है।
जैसे कि 5 का घन कितना होता है, 5 × 5 25, 25 5 125, ठीक है। 5 का घन कितना हो गया, 125 हो गया, इतना आपको क्लियर है। तो अब हमें 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। घन की प्रतिलोम प्रक्रिया कैसे, जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 5 × 5 मतलब कि 5 का घन, ठीक है। एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया, मतलब कि 5 का घन कितना आ गया, 125 आ गया। अब हमें कोई ये पूछे कि 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। 125 का हमारे पास घनमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। तो घनमूल को कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास घनमूल का साइन, ठीक है। ये होता है हमारे पास घनमूल का साइन, ठीक है। ये होता है हमारे पास वर्गमूल का साइन, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये होता है हमारे पास यहाँ पे घनमूल का साइन, और ये होता है हमारे पास वर्गमूल का साइन, जो कि आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये होता है हमारे पास घनमूल का साइन। तो अब हमें 125 का घनमूल ज्ञात करना हो, तो यहाँ से ये क्यूब इधर वाली साइड जाएगी, मतलब कि 125 का घनमूल हम यहाँ पे लिख देंगे, वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। घन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है, ठीक है। उसका बिल्कुल इसका उल्टा, जैसे कि वर्गमूल क्या होता था, वर्ग करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती थी, वर्गमूल। उसी प्रकार से घन करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। जैसे कि 3 × 3 × 3 मतलब कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, बिल्कुल ये आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे घनमूल, ठीक है, और ये हो गया घनमूल का साइन। तो अब हमें चैप्टर में आगे क्या करना है कि हमें कोई संख्या दे दी जाएगी और उसका हमें घनमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक विधि होती है, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड की विधि। उस विधि द्वारा हम कोई भी संख्या का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 6.2 में आपके ये प्रश्न आपको दिए गए हैं कि हमें एक कोई संख्या दे दी जाएगी, जैसे कि 125, ठीक है। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना, तो वो भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें ज्ञात करना है घनमूल, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि से हमें अब संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई संख्या घन संख्या है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए। जैसे कि हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये इसका गुणधर्म उपयोग में आएगा। वो कैसे आएगा, तो जैसे कि अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्या है 8000, ठीक है। हमें पहले क्या कर लेने हैं, अगर हमें ये पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करें, तो हमें पहले तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड तो हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो 8000 के हमें अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेने हैं। तो पहले तो इसका भाग जाएगा 2 से, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4000, फिर 2 से हमारे पास आ जाएगा 2000, फिर 2 से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1000, फिर 2 से हमारे पास आ जाएगा 500, फिर 2 से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 250, फिर 2 से हमारे पास यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 125। फिर अब हमारे पास यहाँ पे किस में जाएगा, तो पहले तो हम 3 से चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, मतलब कि 3 में तो इसका, 3 से तो इसका जाएगा नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं 5 का, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बच गया और एक हमने 5 उतारा 25, मतलब कि 500 500 25। फिर से इसका जाएगा 5 में, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर से इसका जाएगा 5 से, ठीक है। इस प्रकार से हमने, हमारे पास दी गई संख्या कौन सी थी, 8000, इसके हमने इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या आ रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 की क्यूब और 5 की क्यूब, ठीक है, 2 की क्यूब, ठीक है, फिर से 2 की क्यूब, ठीक है, और फिर से हमारे पास आ रही है 5 की क्यूब, और एक हमारे पास यहाँ पे आ रही है 5 की क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। पहले तो हमें क्या कर लेने हैं, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लिए। हम लिखेंगे दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपके सामने है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 × 2 × 2 इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की क्यूब लिख सकते हैं, इसे आप 2 की क्यूब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, आधार हमारा यहाँ पे सेम है, तो घातांक है, इसकी जो पावर है उनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आगे वाले इसे भी हम 2 की क्यूब, और इस 5 को, इसे भी हम 5 की क्यूब लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 को, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8000 के इक्वल। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब आपके सामने एक रूल, अब आपको एक रूल पता होगा, कौन सा, कि ए की पावर अगर m है और इंटू में b की पावर m है, तो इसे हम a × b की होल पावर m इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे पावर सेम है तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, a × b की होल पावर, ठीक है। अब मैं इसे इस प्रकार से लिखने वाला हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे 8000 और इसके इक्वल में है 2 × 5, तो इसे हम इस प्रकार से, मैं इसे होल पावर 3 इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को होल पावर 3 इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर है।
अब इधर वाली साइड से अगर हमें क्यूब उठानी है, इसको 3 को उठाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट का साइन आ जाएगा। क्यूब रूट का साइन मैंने आपको बताया था, ये होता है क्यूब रूट का साइन, ठीक है। तो इधर वाली साइड से क्यूब, ये इधर वाली साइड से क्यूब उठाए तो इधर वाली साइड आ गया हमारे पास क्यूब रूट का साइन। अगर यहाँ पे स्क्वायर होती, ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होती 2 होता, तब तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल का साइन आता। लेकिन अगर अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्यूब है, 3 है, तो अब इसे हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 2 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 5 20, मतलब कि हमारे पास जो संख्या है कौन सी, हमारे पास जो संख्या है 8000, उसका घनमूल कितना आ गया, उसका घनमूल हमारे पास आ गया, हमारे पास संख्या है 8000, उसका घनमूल कितना आ गया, उसका घनमूल हमारे पास ये आ गया 20। इस प्रकार से आपको संख्याओं के घनमूल ज्ञात कर लेना है। आपको क्या करना है, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। उसके अभाज्य गुणनखंड में से प्रत्येक हमारे जो 3 का ग्रुप होगा, जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे, इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास ये आए थे, ठीक है। 8000 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास ये आए थे, आपके सामने आए थे, ठीक है, ये आए थे हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। तो 3 का ग्रुप, एक तो हमारे पास ये बन रहा है, एक हमारे पास ये बन रहा है, एक हमारे पास ये बन रहा है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या क्या होगी, 3 के ग्रुप में होगी। इस ग्रुप से 1 2, इस ग्रुप से एक संख्या, इस ग्रुप से एक संख्या, सभी को उठा के उनका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि इस ग्रुप से एक संख्या उठाई हमने, ये उठा ली, इस ग्रुप से एक संख्या ये रही, इस ग्रुप से एक संख्या ये रही, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा है। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी वो क्या थी, डिटेल में थी। आपको एक्चुअली में करना क्या है वो अब देखिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको घनमूल ज्ञात कैसे करना है। अब आपको, अगर आपको क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि घनमूल ज्ञात कीजिए, तब आपको कैसे ज्ञात करना है। तो हम एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 33 75, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड पहले तो कर लेना है, क्योंकि हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 33 75 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका भाग जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 5, तो 5 दिए 15, फिर से 3 में 3 3 9, 2 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 2, फिर जाएगा 7 पर, 1 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 5, तो 5 दिए 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 5, तो 5 दिए 15। अब इसमें 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 5, 5 बंदू 25, फिर से 5 में, फिर से 5 से, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू में है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपके सामने ये क्या बन रहे हैं, 3 के ग्रुप बन रहे हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 का एक हमारे पास ग्रुप बन गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 का हमारे पास एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप से हमने एक संख्या उठा ली, इस ग्रुप से हमने एक संख्या उठा ली। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हमारे पास जो संख्या है 33 75, इसका घनमूल, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्या होता है, घनमूल के साइन होता है। अतः इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 का एक ग्रुप बन रहा था। तो इससे हमने एक संख्या उठा ली, कौन सी, 3। अब इससे भी हमने एक संख्या उठा ली, कौन सी, 5। ग्रुप का मतलब क्या, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है, सेम संख्याओं का ग्रुप है। अगर आप ये ग्रुप बना लें 5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है। हमें सेम संख्याओं का ग्रुप बनाना है, सेम 3 संख्याओं का ग्रुप बनाना है, जैसे कि यहाँ पे। और जो जिस संख्या का ग्रुप बन रहा है वही संख्या हमें या बाहर कर लेनी है, बाहर उठा लेनी है। जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 3 का ग्रुप है तो हमने 3 उठा लिया। 5 इंटू 5 इंटू 5 का ग्रुप है तो हमने 5 उठा लिया। इस प्रकार से आपको संख्याओं के ग्रुप बना लेने हैं, सेम संख्याओं के ग्रुप बनाने हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो अतः इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, मतलब कि 15। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का आसानी से इस प्रकार से घनमूल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। प्रश्नावली 7.2 में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये परिचय वीडियो जो है वो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और इसके बाकी की वीडियोज़ में हम इसके जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस और इंट्रोडक्शन वीडियो लाने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe my channel and press the bell icon for more updates.